हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले क्लास में बाइनरी रिलेशन के बारे में बात किया था। हमने कहा था मेन टाइप्स उसके कौन है, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रमक संबंध, प्रतिसमक संबंध और प्रतिसमित संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और हमने कहा था कि अगर इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तुल्यता संबंध। क्या बनेगा, तुल्यता संबंध, जिसे आप क्या कहते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हो इसे आप, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हो। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो हम लोग आज इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, स्वतुल्य संबंध की। तो समझेंगे ध्यान से। फिर तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की परिभाषा क्या है कि यदि कोई संबंध R, कोई संबंध R A पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, कोई संबंध R A पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि A is related with A is related with A for every A belongs to A। तो सबसे पहले इन शब्दों को सुनेंगे आप। कोई संबंध R A पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। उस दिन मैंने बताया था कि अगर संबंध A क्रॉस B पे है, A से B में होता है, तो हम R को क्या लिखेंगे, A से B में लिखेंगे। लेकिन जब बाइनरी रिलेशन की बात आती है तो हमने कहा था A क्रॉस A होगा या B क्रॉस B होगा, तो सीधे हम क्या लिखेंगे कि केवल उसी सेट के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या लिखा कि कोई संबंध R A पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि A is related with A for every A belongs to A। अब इसको विस्तार से समझेंगे, बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे लिख दिया हमने कि A इज इक्वल टू, सपोज कीजिए 1 2 3 हो, 1 2 ले लीजिए, सपोज कीजिए छोटा सा लेते हैं। तो A इज इक्वल टू 1 2 लेते हैं, तो A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझेंगे, बार बार ये नहीं बताऊंगा मैं। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, 1, 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो, 1, 2 से। तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 2 2 1 और 2 2 मिला। और हमने आपको बताया कि अगर कोई भी रिलेशन होगा तो क्या होगा, वो इसका सबसेट होगा। अगर रिलेशन है, कोई बाइनरी रिलेशन है, तो A क्रॉस A का क्या होगा, वो सबसेट होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बात सुना है कि नहीं आ गई। अब यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्वतुल्य संबंध। स्व मतलब अपने आप से, स्व मतलब अपने आप से रिलेटेड, इसलिए अपने A इज रिलेटेड विद A का संबंध A से हो, तो अगर A का संबंध A से हो जाए तो वो संबंध कैसा होगा, 1, अगर मतलब किसी A का संबंध किससे हो जाए, A से हो जाए, तो वो कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया। अब अगर मैं लिखूं कि R इज इक्वल टू 1, 1 लिख दिया मैंने, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक एलिमेंट है, ये इसका सबसेट है, तो क्या ये A से R, ये जो R है वो इस पर संबंध है कि नहीं है? तो आपका उत्तर होगा जी हाँ, ये संबंध है। क्वेश्चन उठेगा क्यों है, क्योंकि ये इसका सबसेट है। क्लियर हो गया। अब मैं पूछूं आपसे कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है, तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि एक का संबंध एक से है
लेकिन 2 का संबंध 2 से यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहां पर 2 का संबंध 2 से हो जाए तो एक ऐसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। यानी कैसा संबंध हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए यहां पर एक में कितने एलिमेंट्स थे, 1 और 2, 2 एलिमेंट थे। अगर 1 का रिलेशन 1 से हो जाए और 2 का रिलेशन 2 से हो जाए तो हम कहेंगे कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यही तो लिखा हुआ, ए इज रिलेटेड विद ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू यू। देखिए अगर केवल 1,1 लिख देते या 2,2 लिख देंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि r इज इक्वल टू 2,2 क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे कि 2,2 का संबंध तो 2 से है, लेकिन 1 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि r बराबर 1,1 क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये स्वतुल्य संबंध है, आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1 का संबंध तो 1 से है, लेकिन 2 का संबंध 2 से नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी प्रत्येक है वो जो ए का के प्रत्येक है वो के लिए ए का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। यानी ए के जितने भी है वो हैं उनका संबंध अपने आप से होना चाहिए। यानी ए इज रिलेटेड विद ए बाय द रिलेशन आर, यानी 1 इज रिलेटेड विद 1 and 2 is related with 2 by the relation R, then it is called reflexive relation। तो ये स्वतुल्य संबंध होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो 1 का संबंध 1 से हो गया और 2 का संबंध 2 से हो गया, तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। लेकिन ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, बहुत ध्यान समझते चलेंगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि R इज इक्वल टू 1,1, 2,2 और 3,1, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। सॉरी, यहां पर मैंने लिख दिया 1,2। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो आपका उत्तर, अब आप यहाँ पर असमंजस में होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर असमंजस की आवश्यकता नहीं है। देखिए 1 का संबंध 1 से है और 2 का संबंध 2 से है, तो ये स्वतुल्य संबंध हो गया। अब इसके बाद चाहे जितने भी इसमें एलिमेंट्स हों, लेकिन यानी जितने भी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, अगर उनका संबंध उनके साथ है, तो इसके अलावा और जो भी उसमें मौजूद हो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बात क्लियर होगी कि नहीं हो गई। यानी अगर यहाँ पर 1,2 भी लिख दिया है, तो इससे आपको आप ये कहेंगे कि ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमने लिख दिया R इज इक्वल टू 1,1, 2,2 और 2,1, और मैं अब आपसे पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो कहो आपका उत्तर होना चाहिए यस, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 का संबंध 1 से हो रहा है और 2 का संबंध 2 से हो रहा है। अब इसके बाद जो भी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो मोटिव है क्या है कि A का संबंध A से होना चाहिए, जहां A एक कैपिटल A का कोई अवयव है, तो A के प्रत्येक अवयव के लिए A में कितने अवयव है, 1 और 2, 1 का संबंध 1 से है और 2 का संबंध 2 से है, इसलिए कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब इसके अलावा चाहे जो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बात समझ में नहीं आ गया। मान लीजिए आपने 2,1 के साथ अगर 1,2 भी लिख दिया, अब ऐसे चारों लिख दिया आपने, और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जी हाँ अभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो काम है, जो आपका मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो उसके बाद चाहे जितने भी एलिमेंट उसमें मौजूद हो, आप कहोगे कि वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं हो। तो स्वतुल्य संबंध बढ़िया समझ में आया। कोई संबंध R A पर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि A का संबंध किससे हो, A से, यानी प्रत्येक अवयव का संबंध किससे हो, अपने आप से हो, और वो A है कौन, A का कोई अवयव। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर A के स्थान पर B हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एवरी मतलब एक भी, प्रत्येक एक के लिए अगर एक भी छूट गया तो वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं कि जैसे A इज इक्वल टू 1,2,3 और मैं पूछूं R इज इक्वल टू 1,1, 3,3
2,1 क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का संबंध तो 1 से है, 2 का संबंध 2 से नहीं है, 3 का संबंध 3 से है, लेकिन 2 का संबंध 2 से यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ये सुतुल्य संबंध नहीं है। यानी प्रत्येक अवयव का संबंध अपने आप से होना चाहिए, उसके बाद कम से कम इतना होना चाहिए, उसके बाद अगर और भी अवयव उसमें मौजूद हैं फिर भी आपको ये मानना है कि वो सुतुल्य संबंध है। लेकिन अगर कम है तो सुतुल्य संबंध नहीं होंगे। जैसे कि 1 का 1 से हो गया, 3 का 3 से हो गया, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, इसलिए सुतुल्य संबंध नहीं। ये बात क्लियर हो गई? अब ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं, अब इसी स्टेटमेंट को अब देखिए कैसे लिख सकता है। क्वेश्चन आ गया इसी को, अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि सारी चीजों को सीखते चलते फिर आगे बढ़ते। जैसे आ गया कि बताइए कि x माइनस वाई ऐसे लिख दिया कि x is related with y, it implies that x minus y एक पूर्णांक है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक स्वतुल्य संबंध है। सिद्ध कीजिए R एक स्वतुल्य संबंध है। यानी अगर x का संबंध y से कब होगा? यदि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, और तो सिद्ध कीजिए एक R एक स्वतुल्य संबंध है। किस पर? पूर्णांक पर। पूर्णांक पर एक स्वतुल्य संबंध है। पूर्णांक पर एक R पूर्णांक पर एक स्वतुल्य संबंध है। पर अब पूर्णांक पर कह रहा है कि कह रहा सिद्ध कीजिए R पूर्णांक पर एक स्वतुल्य संबंध है। इसका मतलब x भी इंटीजर है, x भी पूर्णांक है और y भी पूर्णांक है। और x का संबंध y से कब हो रहा है? जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको सिद्ध करना है कि R पूर्णांक पर एक स्वतुल्य संबंध है। अब यही सवाल आ गया आपके सामने। अब आपको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो हमने स्वतुल्य संबंध के लिए क्या बताया? हमने स्वतुल्य संबंध के लिए बताया कि ए का संबंध किससे होना चाहिए? ए से। और यहाँ पर जब भी रिलेशन दिया रहेगा दो x और y, x r x नहीं दिया रहेगा, या y r y नहीं दिया रहेगा, या z r z नहीं दिया रहेगा, या फिर x r y दिया रहेगा, या y r z दिया रहेगा, यानी दोनों ये सेम नहीं होंगे। यानी ऐसे लिखा रहेगा x r y, ये नहीं कि x r x। जब भी कोई जो प्रूव करने के लिए आएगा सवाल, जो भी स्टेटमेंट देगा वो 2 के लिए देगा। किसके लिए देगा? 2 के लिए देगा। लेकिन आप उसको सुविधा अनुसार अपने हिसाब से सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो स्वतुल्य संबंध है उसमें किससे संबंध लेना है? ए का ए से। जबकि आपके सवाल में संबंध किसका दिया? x का y से। तो क्या आपका काम बनना है? जी नहीं बनना है, क्योंकि आपके लिए स्वतुल्य संबंध तब होना चाहिए जब ए का संबंध ए से हो जाए, अर्थात x का संबंध x से हो जाए या y का संबंध y से हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसमें x के स्थान पर आप y रख दीजिए या y के स्थान पे x रख दीजिए, और अगर वो ये बात निकल के आ जाती है तो आप कहोगे कि वो क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अगर नहीं निकल के आती है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x तो x लिखा और y की जगह पर क्या लिख दिया हमने? x लिख दिया। अब आपके मन में सर क्या हम x की जगह पर y नहीं रख सकते? जी हाँ लिख सकते हैं, y माइनस वाई कर दीजिए। तो x माइनस, देखिए यहाँ पर x की जगह पर x लिखा, माइनस की जगह पर माइनस लिखा, y की जगह पर क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो x माइनस एक्स इक्वल टू किसका आ गया? 0। और ये क्या है? पूर्णांक है कि नहीं?
और इसमें यही तो कह रहा है कि ये एक पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक है और हमने जो वैल्यू पुट किया उससे जो 0 आया वो भी क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है। तो इसका मतलब x का संबंध x से हो गया कि नहीं हो गया, और x क्या है, एक पूर्णांक है कि नहीं है। तो इसका मतलब देयरफॉर x इज रिलेटेड विद x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू z, ये लिखना पड़ेगा। इसका मतलब x का संबंध किससे है, x से है, फॉर एवरी x बिलोंग टू z, यानी सभी पूर्णांकों के लिए x का संबंध x से होगा। अब व्यवहारिकता में आइए आप, व्यवहारिकता में अगर आए कोई भी पूर्णांक लीजिए, 3 में से 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 4 में से 4 को घटाएंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -5, -5 में से -5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये यानी यहाँ जो है -5 क्या है, पूर्णांक है। तो इसीलिए हमने पूर्णांक क्यों लिया, हमने पूर्णांक इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है। अभी बहुत बातें क्लियर होने वाली है। तो ये -5 और -5, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 0। तो ये 0 आया, चाहे धन पूर्णांक ले रहे हैं चाहे ऋण पूर्णांक ले रहे हैं, अगर x में से x को हटा रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि x का संबंध y से कब होगा, जब x माइनस वाई एक पूर्णांक होगा। और जैसे ही y की जगह पर हमने x रखा, x माइनस एक्स क्या है, 0 आया, 0 एक पूर्णांक है, इसलिए x का संबंध किससे हो गया, x से हो गया, जहां x एक पूर्णांक है। क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो हर पूर्णांक के लिए बात साबित है, सिद्ध है। तो ये बात फॉलो हो गई। देखिए a की जगह पर x हो गया, r हो गया, a की जगह पर x हो गया, फॉर एवरी x a की जगह पर हो गया x, बिलोंग की जगह पर बिलोंग, a यहाँ पर सेट a था, समुच्चय a था, यहाँ पर समुच्चय कौन सा लिया गया है, पूर्णांक लिया गया है, अर्थात z लिया गया है। पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, समझ में आया कि नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सी बातें सुननी है, समझनी है। तो ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं है। अब अगर यहीं पर इसी सवाल में देखिए कह देता कि, अब देखिए सवाल को समझते चलते, एक तो टैबुलेशन मेथड मैंने बता दिया कि टैबुलेशन मेथड में जो है स्वतुल्य संबंध को कैसे प्रदर्शित करना है। अब ये थ्योरेटिकल है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, टैबुलेशन नहीं है, यहाँ पर सारणी नहीं बनी हुई और आपको जानना है कि स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। अब देखिए यहीं पर ये सवाल देखिए कि x का संबंध y से, इट इंप्लाइज दैट x माइनस वाई एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। x का संबंध x माइनस वाई, इट इंप्लाइज दैट x का संबंध y से कब होगा, यदि x माइनस वाई एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए कि r स्वतुल्य संबंध है या नहीं, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, ये बताना है। संबंध है या नहीं ये बताना है आपको। और किस पर बताना है इसको, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक पर ही बता दीजिए। पूर्णांक या सपोज ये लिख दीजिए, आर स्वतुल्य संबंध है या नहीं, किस पर बताइए आप, प्राकृतिक संख्या। बताइए प्राकृतिक संख्या पर ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं। यानी अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि प्राकृतिक संख्या के सेट के लिए बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो a का रोल है, यहाँ पर जो a की बात हो रही है, वहां पर प्राकृतिक संख्या की बात हो गई, यानी किसकी बात हो गई, n की बात हो गई। यानी जो x और y यहाँ पर जो ये जो a और a एलिमेंट थे वो a के थे, उसी तरह यहाँ पर x और y किसके एलिमेंट हैं, x और y किसके हैं, प्राकृतिक संख्या के हैं। अब आपसे कह रहा है कि अगर x का संबंध y से है तो x का संबंध y से तभी होगा जब x माइनस वाई एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए कि r एक स्वतंत्र संबंध होगा या नहीं होगा। तो चलिए फिर वही शुरू करते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि या तो x की यहाँ पर y रखना है या तो y की जगह पर x रखना है। तो लिखेंगे चूंकि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x यहाँ पर क्या रखा है, x ये बराबर 0 हो गया, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं हो। जबकि ये कह रहा है कि x का संबंध y से कब होगा, जब x माइनस वाई एक प्राकृतिक संख्या है, और जबकि यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया।
तो जब 0 आ गया जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, यानी x इज नॉट रिलेटेड विद x, यानी x का संबंध x से नहीं है। तो देखा आपने, स्टेटमेंट वही है, केवल सेट बदल गया। यहां पर वहां पर अभी इसके पहले वाले सवाल में पूर्णांक था और अब क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या आ गई। तो जो संबंध पूर्णांक के लिए स्वतुल्य संबंध था, वही संबंध अब प्राकृतिक संख्याओं के लिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? यानी संबंध जो परिभाषित होते हैं, संबंध किस पर निर्भर करते हैं, सेट पर। क्लियर होगा नहीं हुआ? अगर सेट, दो चीजें, सेट क्या होगा, सेट ले रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है, और वो संबंध किस तरह परिभाषित किया गया है, इस पर भी निर्भर करता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सुना गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये स्टेटमेंट कैसे प्रूव करना है और कैसे हमको सिद्ध करना है। ऐसे मान लिया, पूछ लिया किसी ने कि जो इक्वल का चिन्ह है वो स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी हाँ, चूंकि x इज इक्वल टू x, इसलिए x इज रिलेटेड विद x। इसलिए ये जो संबंध है, समानता सूचक जो संबंध है, वो कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्ग्रुएंट, आप कहते हो कि त्रिभुज ABC समबाहु है त्रिभुज PQR, कैसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सर्वांग सम का, त्रिभुज ABC सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल त्रिभुज PQR। तो आप जानते हैं कि कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांग सम होता है, तो इसका मतलब उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती हैं, या एंड सो ऑन, वो सारी बातें, 3 कंडीशन 4 कंडीशन जो भी जानते हैं। लेकिन त्रिभुज ABC ये है, तो त्रिभुज ABC के सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जो अगर आपसे कोई पूछता है इस सर्वांग समता का जो चिन्ह है वो कैसा संबंध है, तो आपका निश्चित उत्तर होना चाहिए कि ये कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। समरूपता भी ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। जैसे त्रिभुज ABC अगर त्रिभुज PQR के समरूप है और त्रिभुज PQR, तो देखिए कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, सपोज कीजिए, तो त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप भी होगा और सर्वांग सम भी होगा। तो समरूपता भी क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है, और सर्वांग समता भी क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। किसमें, त्रिभुज के लिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसा है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप बस केवल स्टेटमेंट वाले सवाल, ऐसे भी सवाल आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो स्वतुल्य की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी अपने आप से जो ऐसा संबंध जो अपने आप पर परिभाषित होता हो, वो कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमारे पास संबंध ना हो, दोस्ती, हर व्यक्ति अपने आप का क्या होता है, दोस्त होता है, इसलिए दोस्ती स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ नहीं आ गई? तो ये कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध, यानी ऐसा संबंध जो अपने आप से संबंधित हो, स्वतुल्य, स्व मैंने अपने आप से रिलेट करता हो, तो स्वतुल्य संबंध है। तो हमने आपको सारणी विधि से भी बता दिया कि स्वतुल्य संबंध क्या है, हमने आपको सवाल से समझा दिया कि कैसे, कब, किस परिस्थितियों में स्वतुल्य संबंध होगा और किन परिस्थितियों में स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यदि अब कोई दिक्कत होती है तो आप पूछिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, इसको और उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताएं। दूसरा जो है रिलेशन, वो है सममित संबंध। या सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, इसको आराम से समझेंगे। ये क्या सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है, कैसे, इसकी डिफिनेशन क्या है, कोई संबंध ए पर सममित संबंध कहलाता है। सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि ए इज
इज रिलेटेड विद बी, अर्थात यदि ए का संबंध बी से है, इट इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड विद ए। जहां ए और बी किसको बिलोंग करते हो, ए को। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ आगे नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसका उदाहरण से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। और दोनों, इसको मैंने अभी नहीं मिटाया है, क्यों नहीं मिटाया अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 1, 2, 3, और मैं आपसे पूछूं कि 1, 2 और 2, 1 ये सिमेट्रिक रिलेशन में है कि नहीं है? तो यहां पर क्या है कि यदि ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सममित संबंध होगा। तो यहां पर देख रहे हैं, एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, इसलिए सममित संबंध है। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर तो, वहां पर जब आपने बताया था सूत्र में तो कह रहे थे कि एक भी आयो छूटना नहीं चाहिए, यहां पर आप छोड़ दे रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, यानी ए के प्रत्येक अवयवों के लिए बात की गई थी, और यहां पर ऐसी बात नहीं की जा रही है, फॉर एवरी नहीं की जा रही है। यदि ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये संबंध है तो आपका उत्तर होगा यस, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि r इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 और 3, 1, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? देखिए, चलिए देखते हैं। यदि एक का संबंध 2 से है, यानी ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, यानी 2 का संबंध 1 से होना चाहिए, तो ये तो है। लेकिन फिर 3 का संबंध 1 से है, यानी ए का संबंध बी से हो गया, यानी 3 का संबंध 1 से हुआ, तो 1 का संबंध 3 से भी होना चाहिए, जो यहां पर नहीं दिख रहा है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बात समझ नहीं आ गया? तो स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर निश्चित रूप से प्रत्येक अवयव के लिए बात हो रही है, यहां पर प्रत्येक अवयव के लिए बात नहीं हो रही। यदि है, कंडीशनल है, यानी यदि ए का संबंध बी से हो तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। यही ध्यान देना है, यही गलती करते हैं आप लोग। फॉर एवरी हर जगह लगाते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहां पर फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक अवयव की बात हो रही। मैंने वहां पर बताया जैसे 1 का संबंध 1 से है और 2 का संबंध 2 से नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं। यदि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है तो सममित संबंध होगा। लेकिन यदि एक जैसे यहां पर है 3 का संबंध 1 से है, लेकिन 1 का संबंध 3 से नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। बहुत ध्यान समझते चलेंगे, बहुत ध्यान समझते चलेंगे। अब जैसे लिख दिए कि r इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1। अब आपसे पूछ लिया कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? जी हाँ है, क्योंकि 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 से भी होना चाहिए। यहां पर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब अगर मैं इसी में लिख दूं 1 का संबंध 1 से, और मैं अब आपसे पूछूं कि क्या यह सममित संबंध है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा है, ये उत्तर है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि मैंने कहा यदि ए का संबंध बी से है, यानी ए और बी है, जबकि यहां पर दोनों सेम है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? यानी ए का संबंध 3 से और 3 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है। क्लियर? लेकिन यहां पर 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से नहीं है, 1 का संबंध 2 से नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कीजिए। यहाँ पर जबकि यहाँ पर क्या ए और बी क्या होना चाहिए? अलग होने चाहिए। यहाँ पर ए और बी अलग नहीं है, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा यस, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 1 इज रिलेटेड विद 3, देन 3 इज रिलेटेड विद 1।
If 1 is related with 2, then 2 is related with 1. Therefore, it is symmetric relation. इसलिए ये कैसा संबंध है? सममित संबंध है। मुझे लगता है एक बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि R इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके लिए, किस सेट के लिए बात कर रहे हैं? 1, 2, 3 के लिए। R इजकल टू हमने लिखा 1, 2, 2, 1, 1, 1, और मैंने आपसे पूछा कि ये कैसा संबंध है? आपका उत्तर होगा कि सर ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से। 1 का मान का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2, 2 लिखा हुआ है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? आप कहोगे यस, क्योंकि 1 का संबंध अगर 2 से है तो 2 का संबंध 1 से हो रहा है। बात किससे चल रही है? किस सेट की बात चल रही है? A इजकल टू 1, 2, 3। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 3, 3 अगर मैंने लिख दिया, और अब मैं आपसे पूछूं कि क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, आपका आंसर होगा यस, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज 1, 2 एंड 2। यदि 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी है। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये केवल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है? जी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, क्योंकि 1 का संबंध 1 से और 2 का संबंध 2 से और 3 का संबंध 3 से है। और यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 3 एलिमेंट थे, 1 का संबंध 1 से हो गया, 2 का रिलेशन 2 से हो गया और 3 का रिलेशन 3 से हो गया। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अभी तो आप कह रहे थे ये सिमेट्रिक रिलेशन है, और अब आप कहने लगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये कैसा रिलेशन है? इट इज बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, अर्थात ये कैसा रिलेशन है? ये स्वतुल्य भी है और ये सममित भी है। मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बात सुनाई नहीं है? अगर ऐसा लिख रहा हूं, अगर इतना ही लिख रहा हूं मैं, तो कैसा है ये सममित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध तो 1 से हो रहा है, लेकिन 2 का संबंध 2 से हो रहा है, लेकिन 3 का संबंध 3 से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3, 3 लिख देता हूं तो इसका मतलब हुआ कि ये स्वतुल्य तो भी हो रहा है और ये सममित भी हो रहा है। मुझे लगता है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात को ध्यान से सुनने में आ गया होगा आपको कि स्वतुल्य और सममित का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन अंतर है, मेन डिफरेंस है, इसमें फॉर एवरी बिलोंग्स टू ये, और इसमें क्या है? यदि है तो होना चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं। अब देखिए, अभी एक और मैं एग्जांपल ले लूं और फिर आपसे, ये कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव। लेकिन अब देखिए, जैसे अगर मैं लिख दूं R इजकल टू 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अब मैं पूछूं ये कैसा रिलेशन है? तो देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से। यहां पर 3 का रिलेशन 1 से, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है और 3 का रिलेशन 3 से है। देयरफॉर इट इज ओनली रिफ्लेक्सिव। ये क्या है? केवल रिफ्लेक्सिव है। तो दोनों में अंतर देखा आपने, यहां पर देखा अंतर। यानी 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से, लेकिन यहां पर एक एलिमेंट बढ़ा दिया हमने, 3, 1 बढ़ा दिया। तो जैसे ही 3, 1 बढ़ा दिया, ये केवल रिफ्लेक्सिव रह गया, सिमेट्रिक नहीं रह गया। लेकिन अगर यहीं पर 3, 1 के साथ 1, 3 को भी हम ऐड कर देते तो फिर ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाता। अब इसके कैसे उदाहरण होंगे? जैसे अभी हमने रिफ्लेक्सिव में बताया है, वैसे सिमेट्रिक में भी बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगले क्लास में अगर कोई समस्या होगी तो मिलते हैं। धन्यवाद।